लॉ मेकर को, सेबी, आरओसी को उल्लू बनाना चाहती थी, और उल्लू बनाकर नाम किसी और का और काम किसी और का हो रहा है, तो वहां पर भी डीम्ड प्रोविजन, डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा, और डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानकर वहां पर सेक्शन नंबर 26 के प्रोविजन एप्लीकेबल कर दिए जाएंगे। और जिस डायरेक्टर ने, यदि कंपनी थी तो जिस डायरेक्टर ने वो एडवर्टाइजमेंट दिया था उसको हम लोग यहाँ पर डीम्ड डायरेक्टर ऑफ द इशूइंग कंपनी, मतलब उसको प्रोस्पेक्टस इशू करने वाली कंपनी का भी डीम्ड डायरेक्टर मान लिया जाएगा। और बेटा जो भी पेनल्टी लगेगी इनके ऊपर सेक्शन नंबर 26 में एंड सेक्शन नंबर 447 की दम से जोर से पेनल्टी लगेगी, और सेक्शन नंबर 25 में भी इटसेल्फ पेनल्टी का अमाउंट मेंशन किया गया था। फिर बेटा जी यदि मैं बात करूं, सेक्शन नंबर 26 था जो कि था मैटर टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था इसका 26(5). ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर 26(5) जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और जो 26(5) था वो 26(5) हमसे बात करता था विद रिस्पेक्ट टू एक्सपर्ट कंसेंट, एक्सपर्ट ओपिनियन से रिलेटेड। 31 था हमारा शेल प्रोस्पेक्टस, 32 था हमारा रेड हीरिंग प्रोस्पेक्टस, और 33 के ब्रैकेट में मैं 21 भी लिख दूंगा। ठीक है, ये था हमारा ब्रीच प्रोस्पेक्टस। आई होप अभी तक हमने जितना पढ़ा। अच्छा, एक और बात रह गई यहां पर, सेक्शन नंबर 270 भी, सेक्शन नंबर 270 भी, ठीक है, ये बात रह गई थी। आई होप आपने ये भी कर लिया होगा, सेक्शन नंबर 270 भी आपको आता होगा, जो कि हमसे बात करता है प्रोस्पेक्टस की। और एक चीज, तुमने गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस पढ़ा होगा, तुमने गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस भी पढ़ा होगा। मुझे फटाफट से बताओ कि क्या इतनी चीजें तुम्हें समझ में आती भी है या नहीं आती है, जल्दी बताओ। क्या जितना अभी मैं स्क्रीन पर लिख चुका हूं तुम्हारे सामने, क्या तुम्हें इतनी बातें आती भी है या नहीं आती है? बोले मालिक एब्सोल्युटली फिनोमिनल, फैंटास्टिक तरीके से हमको ये बात समझ में आती है। ठीक है, एब्सोल्युटली फिनोमिनल और फैंटास्टिक तरीके से हमको ये जो बात है, ये बात समझ में आती है। बोले यस मालिक। चलो, अब मैं सबसे पहली प्रायोरिटी पे आप लोगों के साथ में 3 सेक्शन डिस्कस करूंगा बेटा। सेक्शन नंबर 27, 28 और 29। और यदि आज मैं आप लोगों के लिए टाइम बचा पाया तो मैं यहां पर आपको पढ़ा दूंगा बेटा सेक्शन नंबर 30 भी, सेक्शन नंबर 30 भी। बेटा ये जो है ये बात करेगा आपसे वेरिएशन से रिलेटेड। एक मिनट पहले तुषार रसोला जी का एक डाउट रिजॉल्व कर देते, तो वो थोड़ा कुछ सीरियस कंसर्न है बेटा। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सर मेरे फाउंडेशन के रिजल्ट में सिग्नेचर दूसरे किए थे, और अब मेरे जब इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करवाया था तब मैंने दूसरे स्टाइल से सिग्नेचर किए हैं, तो सर क्या मैं इंटर एग्जाम फॉर्म भरने से पहले पुराने वाले सिग्नेचर अपलोड करूं या नए वाले रहने दूं? सर प्लीज हेल्प मी, क्या इससे आगे कोई दिक्कत होगी क्या? बेटा अभी आपने जो नए सिग्नेचर इंटरमीडिएट का फॉर्म भरते समय जो नए सिग्नेचर अपलोड किए थे, आपको वो नए सिग्नेचर ही आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय अपलोड करना है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो सिग्नेचर अपलोड किए थे वही सिग्नेचर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते समय भी अपलोड करना है। ठीक है, सेम जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करवाए। फाउंडेशन में क्या किया, जो हो गया सो हो गया। फाउंडेशन था बेटा, वैसे भी फाउंडेशन एक मजाक था, तो वहां पर जो कर लिया अपन ने वो कर लिया। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट में आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो सिग्नेचर दिए वही आपको एग्जामिनेशन फॉर्म पे लगाना है। ठीक है, चलो ये वेरिएशन हो गया बेटा। यहाँ पर 28 में बात होगी विथ रिस्पेक्ट टू ओएफएस, 29 में बात होगी बेटा डीमेट फॉर्म की। किसकी बात होगी? डीमेट फॉर्म की। और सेक्शन नंबर 30 में बात होगी एडवर्टीजमेंट। किसकी बात होगी? यहां पर एडवर्टीजमेंट की बात होगी। तो ये 4 सेक्शन हम लोग सबसे पहले देखते हैं। और आपको पता है सबसे सबसे फर्जी सेक्शन की कैटेगरी में 2 सेक्शन आते हैं, 27 और 30। तो एक काम करते हैं, ये दोनों फर्जियों को हटा देते हैं, तो फिर केवल अपने प्रतीक सर बचेंगे। मतलब आपको पता है ना प्रतीक सर का इंदौर में सबसे फेवरेट कैफे कौन सा है? तो बेटा जब ये दोनों फर्जियों को हटा देंगे तो सबसे लास्ट में यहां पर हमारे प्रतीक सर ही बचेंगे। फिर हम लोग 28 और 29 प्रतीक सर जैसे लेवल के सेक्शन की हम लोग यहां पर बात करेंगे बेटा। ठीक है, बोले चलो मालिक, मैं फुल स्क्रीन पे लाता हूं आपको, और फुल स्क्रीन पर लाकर मैं यहां पर आपके साथ में ढेर सारी बातें करूंगा। और जो मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगा इट इज अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू, ध्यान से देखना,
इट इज अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू, ध्यान से देखना, सेक्शन नंबर 27 एंड सेक्शन नंबर 30। पहले ये दोनों सेक्शन को डिस्कस कर लेता हूं। सेक्शन नंबर 27 इज अबाउट वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। अरे यार, अरे यार, आपको पता है बेटा जी, इट इज लाइक चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो बेटा जब भी आप ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई भी चेंजेस करोगे लाले, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई भी चेंजेस करोगे, तो तुम्हें पता है ना, ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई भी चेंज करने के साथ साथ तुम्हें उसको पहले डिस्क्लोज करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, और जो भी डिसेंटिंग मेंबर्स होंगे, उन डिसेंटिंग मेंबर को तुम्हें क्या करना पड़ता है, पैसा जो है वो रिटर्न करना पड़ता है। पैसा क्या करना पड़ता है मालिक, उन लोगों को रिटर्न करना पड़ता है। तो आपको बताइए, यहां पर भी यही बोल रहा है कि तुमने यदि कोई प्रोस्पेक्टस एक बार इशू कर दिया, बोलो तारा रारा, और अब आप इश्यूड प्रोस्पेक्टस के बेसिस पर कोई चेंजेस करना चाह रहे हो, कोई चेंजेस करना चाह रहे हो, तो यहां पर इन्होंने बोला है मालिक, उस चेंजेस को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टू न्यूज़पेपर पेपर में बताना पड़ेगा, और यदि कोई इन्वेस्टमेंट कर चुका है आपकी कंपनी में, तो आपको, यदि वो अग्री नहीं है, वो उस वेरिएशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको उसको पैसे भी रिटर्न करने पड़ेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जो हमने ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी ध्यान रखी थी, कि आप कभी भी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करोगे, आप कभी भी कोई भी काम ऐसा नहीं करोगे जिससे कि आप लोगों से पैसा लेकर उसको ट्रेडिंग रिलेटेड बिजनेस में लगा रहे हो। ये सेम बात हम लोग बेटा जी चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज में पढ़ चुके थे। और आपको डिसेंटिंग शेयर होल्डर का मीनिंग भी पता होगा। मुझे फटाफट से बताओ कि क्या आप सारे के सारे बच्चों को क्या डिसेंटिंग शेयर होल्डर का मीनिंग पता है क्या? जल्दी बताओ, क्या डिसेंटिंग शेयर होल्डर का मीनिंग पता है क्या आप लोगों को? क्या डिसेंटिंग शेयर होल्डर का मीनिंग पता है क्या? बोले मालिक, डिसेंटिंग का मतलब होता है बागी, जो अगेंस्ट में, ठीक है। तो बोले मालिक एक काम करो, आप एक बार ही हमें ये सेक्शन नंबर 27 पढ़ने दे दो, हमको समझ में आ गया कि जो हमने पुराना पढ़ा हुआ है ये उसी का रिपीटेशन है। तो चलो फटाफट से थोड़ी सी जल्दी पढ़ना, थोड़ी सी जल्दी पढ़ना बेटा जी। बोले यस मालिक, पूरी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे।
चलो मालिक, आई थिंक सो आप लोगों ने पढ़ लिया है यहाँ पर। और जब आप लोगों ने पढ़ लिया है तो एक बारी मैं आप लोगों के डाउट देख लेता हूं यहाँ पर। 3.16 पर सेकंड पेरा, 3.16 पर सेकंड पेरा। तनु जी एक बार आप बताओगे बेटा, सेकंड पेरा में आप मतलब कौन सा बोल रहे हो, कौन सा बोल रहे हो? मतलब यहाँ पर सेकंड पेरा जैसी कोई चीज नहीं है, एक बार आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। रूल नंबर 7 बता दीजिए। रूल नंबर 7 को आप देखिए, प्रोसीजरल एस्पेक्ट, रूल नंबर 7 ऑफ द कंपनीज prospectus and allotment of securities rule 2014. Sub rule number 1, provide for special resolution to be passed through postal ballot and contain to be included in the notice. तो इन्होंने ऐसा बोला है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, वो भी कैसे पास करना है बेटा जी, आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करना है, ठीक है। और जो भी कंटेंट है वो कंटेंट आपको कहां पर मेंशन करना है बेटा जी, नोटिस में इशू करना, नोटिस में मेंशन करना है, ठीक है। मतलब सब रूल नंबर 2, प्रोवाइडेड दैट एडवर्टीजमेंट ऑफ द नोटिस किस चीज के लिए बोल रहा है बेटा जी, ये बोल रहा है अपने को फॉर गेटिंग द रेजोल्यूशन पास्ड शैल बी इन फॉर्म नंबर पास 1 एंड सच एडवर्टीजमेंट शैल बी पब्लिश साइमल्टेनियसली विद डिस्पैच ऑफ पोस्टल बैलेट नोटिस, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वेबसाइट पर भी इसको मेंशन करना पड़ेगा। तो अब आप मेरी बात समझिए बेटा जी, यहां पर इन्होंने बोला है कि साहब जब भी आपको कोई रेजोल्यूशन मतलब चेंजेस करना है, चेंज इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो बेटा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एसआर पास। और एसआर पास किसके थ्रू होगा, पोस्टल बैलेट के थ्रू होगा। तो ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा, मीटिंग के नोटिस में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना कि जब भी आपको मीटिंग का नोटिस आप इशू करोगे अंडर सेक्शन नंबर 101, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि कोई पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास करना है तो पोस्टल बैलेट लिखना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो क्लियरली लिखना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। यदि कोई जनरल मीटिंग मतलब एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है तो आपको उसका टाइटल ही देना पड़ेगा कि नाउ इट इज अबाउट एनुअल जनरल मीटिंग, ऐसा आपको टाइटल ही देना पड़ेगा। बोले ठीक है वाली। तो अंगद भाई आपको मैंने रूल नंबर 7 बता दिया। अंश भाई बोल रहे 3.15 पे सेकंड प्रोविजन लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते बट अनलिस्टेड में कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल वो यही बोलता है बेटा अंश भाई, ठीक है सर। एमसीक्यू पेज नंबर 3.17 पर एमसीक्यू, इन केस ऑफ वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट इन प्रोस्पेक्टस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड। फिर उसके बाद में बोल रहा है मालिक ये नोटिस गिव टू शेयर होल्डर shall also publish in 2 newspaper। और यहाँ पे बोल रहा है अमाउंट सो रेज्ड कैन बी इन्वेस्टेड ओनली इन इक्विटी शेयर्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज।
बेटा जी ये एमसीक्यू जो है ना, ये गलत एमसीक्यू बोलूंगा मैं इसको। क्यों? मतलब यहां पर जो इन्होंने आंसर सिलेक्ट किया हुआ ये गलत बोलूंगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। जस्ट अ मिनट, क्या रीजन है वो मैं आपको बताता हूं। सेक्शन नंबर 27, बेटा यहां पर एसआर पास करना पड़ेगा आपको। एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है, एसआर पास करना पड़ेगा आपको यहां पर। तो यहां पर ये ओआर तो लिखा हुआ गलत ही है बेटा। ओआर तो नेवर एवर, कभी हो ही नहीं सकता ओआर। ओआर तो कभी हो ही नहीं सकता बेटा। यहां पर ओआर की बात तो एब्सोल्युटली फिनोमिनली गलत लिखी हुई है। ओआर तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, ओआर तो कभी हो ही नहीं सकता, एसआर लगता है यहां पर। तो हाँ, ये सेकंड बात सही है और थर्ड बात सही है। तो सेकंड और थर्ड आंसर आना चाहिए, आंसर डी होना चाहिए। यहां पर इन्होंने आंसर गलत दिया हुआ है बेटा। सिर्फ पब्लिश करना पड़ता है बेटा, ठीक है। बॉक्स में जो फर्दर से है वहां पे, बॉक्स में जो फर्दर से है वहां पे, हाँ मैंने बता दिया ना बेटा कि आप जब भी कोई भी एडवर्टीजमेंट दोगे तो वो एडवर्टीजमेंट आपको पास वन फॉर्म में इशू करना पड़ेगा। तनु जी, अच्छा मेरी बुक में आंसर, अच्छा आप लोगों की बुक में आंसर डी है। ओ भाई साहब, तो चलो हम लोग यहां पर इसको डी बना देते हैं। तो हम लोग इसको आंसर डी बना देते हैं। नालायक तरुण माखीजा जी बोले मेरी बुक में डी है, मतलब वो उसने एम डी एच बना दिया है। बोले मेरे एम डी एच, वाह बेटे मेरे एम डी एच। चलो, जब यहां पर आपका ये सेक्शन नंबर 27 खत्म होता है, अबे ठीक है, जिसके इसमें सी दिया हुआ है, जिसके इसमें सी दिया हुआ है मालिक, वो डी कर लेना। डी इज द करेक्ट आंसर। बोले ओके मालिक, जब आपने बोल दिया तो बात ही खत्म मालिक। मैंने बोला चलो करो पहले फटाफट से, फिर उसके बाद हम लोग यहां पर आगे बढ़ेंगे। बोले जी मालिक। अवकेश मालिक, अवकेश, और अवकेश का भाई बोले कौन है? बोले यस मालिक, मेरा दोस्त लवकेश है ना। चलो, अब अगला सेक्शन नंबर 30 देख लेते हैं, टाइम पास छपरी सेक्शन। और जो टाइम पास छपरी सेक्शन है बेटा, वो है मेरा सेक्शन नंबर 30। और जो सेक्शन नंबर 30 है, ये सेक्शन नंबर 30 क्या बात करता है आपको पता है? एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। और देखो मेरे साथ साथ ही पढ़ लो, तुमको पढ़ने के लिए टाइम देने की भी जरूरत नहीं है बेटा। ये इतना सिंपल और छोटू सा सेक्शन है, यहां पर मैं आपको क्या ही टाइम दूंगा, ठीक है। और टाइम देना मतलब टाइम की वेस्टिंग करना है बेटा। इधर देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, advertisement of prospectus where the advertisement of the prospectus of the company is published in any manner, it shall be necessary to specify therein in the content of its memorandum as regards the following। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बता दो, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर एंड द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब मेंबर की क्या क्या लाइबिलिटी होगी यहाँ पर उसके बाद में, और कितने अमाउंट के आप शेयर कैपिटल यहाँ पर रेस करने वाले हो। नेम ऑफ द सिग्नेटरी, नेम ऑफ द शेयर सब्सक्राइब बाय द सिग्नेटरी, मतलब यहाँ पर सिग्नेटरी कौन है और उन सिग्नेटरीज ने कितने शेयर्स लेके रखे हुए, हमको यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा। हमको यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा, हमको यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा। बोले यस मालिक। आगे इन्होंने बोला है कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, और कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी का मतलब ये होता है बेटा कि कंपनी में डेट कितनी है, इक्विटी कितनी है और प्रेफरेंस कितना है। आपको ये भी सब चीजें यहां पर बतानी पड़ेगी कि डेट का पोर्शन कितना, इक्विटी का पोर्शन कितना, प्रेफरेंस का पोर्शन कितना है, ठीक है। नाउ दैट इज माय सेक्शन नंबर 30। अब एक बात बताओ बेटा, क्या इस सेक्शन नंबर 30 में किसी को कोई डाउट है क्या? क्या सेक्शन नंबर 30 में किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? बोले नो मालिक, नो डाउट। नो मालिक, नो डाउट। सेक्शन नंबर 30 में कोई डाउट नहीं, ठीक है। बोले एब्सोल्युटली फिनोमिनली खत्म। बोले काश लॉ में सारे सेक्शन ऐसे होते तो मालिक वो दिन दूर नहीं होता जब हम लॉ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले आते। मैंने बोला नालायक। अब देखो, मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं बेटा जी मैं आपके साथ, एंड इट इज अबाउट सेक्शन नंबर 28। और बेटा जी ये जो मेरा सेक्शन नंबर 28 है ना,
इट इज अबाउट ओएफएस। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि यह सेक्शन नंबर 28 क्या और किस तरीके की बातें करता है। सेक्शन नंबर 28 ओएफएस किसकी बात कर रहा हूं बेटा जी? मैं यहां पर ओएफएस की बात कर रहा हूं। ओएफएस 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 की बात कर रहा हूं। आप सुनना भाई, जैसे हम लोग बात करते हैं कंपनी लाइक टाइटन, है ना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता हूं आप लोगों के सामने, थोड़ा सा बड़ा हो जाता हूं मैं आप लोगों के सामने। हम लोग बात कर रहे हैं मालिक कंपनी लाइक टाइटन। आपको पता है इस टाइटन कंपनी में बिग बुल आरजे, जानते हो बेटा बिग बुल आरजे कौन है? राकेश झुनझुनवाला जी। ठीक है, इनका नाम है मालिक राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला का नाम नहीं सुना आपने कभी? बोले मालिक सुना हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारे राकेश जी है, राकेश जी, इनको बिग बुल बोला जाता है। इनको बिग बुल बोला जाता है ना, इनको बिग बुल बोला जाता है बेटा जी। मतलब ये पता है, ये किसी भी कंपनी में शेयर्स नहीं लेते थे, उस कंपनी का स्टॉक परचेज करते थे, उस कंपनी का स्टॉक परचेज करते थे। और आपको पता है शेयर और स्टॉक में क्या डिफरेंस है? ये किसी भी कंपनी में शेयर्स नहीं लेते थे बेटा, ये किसी भी कंपनी का स्टॉक परचेज करते थे। आपको पता है इन्होंने टाइटन में सी फॉर एग्जांपल तकरीबन 3 से 4% का स्टेक लेके रखा था टाइटन कंपनी में। टाइटन कंपनी में इन्होंने 3 से 4% का स्टेक लेके रखा था बेटा जी। अब आपको पता है क्या हुआ? राकेश झुनझुनवाला ने मान लीजिए टाइटन के शेयर 10 रुपए पे लिए होंगे, और बेटा आज टाइटन का शेयर अप्रोक्सीमेटली 3500 रुपीज का हो चुका है। ठीक है, वैसे ही बेटा आपने अपने डीमार्ट वाले राधा कृष्ण दम्बानी जी का नाम सुना होगा, डीमार्ट के फाउंडर राधा कृष्ण दम्बानी जी का नाम सुना होगा आपने। आरकेडी बोला जाता है, राधा कृष्ण दम्बानी जी। आपको पता है ये भी बहुत बड़े इन्वेस्टर है बेटा। आपको पता है कंपनी लाइक इंडिया सीमेंट, महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई सुपर किंग, आपने नाम सुना होगा इंडिया सीमेंट का, है ना। ये महेंद्र सिंह धोनी इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। चेन्नई सुपर किंग टीम को ये स्पॉन्सर करते हैं बेटा। ये वो कंपनी है, ये वो कंपनी जो चेन्नई सुपर किंग को स्पॉन्सर करती है। इंडिया सीमेंट नाम है इस कंपनी का। ठीक है, इसमें इनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। देखो ना, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूं। ये देखो मालिक, रामकृष्ण दम्बानी जी का पोर्टफोलियो। और देखो साहब ये कौन कौन से शेयर्स होल्ड करते हैं। 516 करोड़ रुपए के इनके पास में बेटा जी 3M कंपनी, 3M कंपनी के शेयर्स है। अडवाणी होटल में इनके शेयर्स है। एपटेक में, BF यूटिलिटी में इनके शेयर्स है। ब्लू डॉट में इनका शेयर है बेटा। इंडिया सीमेंट में इनका 20% का शेयर है। 1507 करोड़ रुपए के शेयर्स लेके रखे हुए मालिक इन्होंने, 1507 करोड़ रुपए के। क्या बात करते हो आप? ये है हमारे दम्बानी जी का पावर, ये हमारे दम्बानी जी का पावर। ठीक है, आंध्रा पेपर में इनका स्टेक है। ये देखो यहां पर साइड में VST इंडस्ट्रीज में 30% का शेयर है। ठीक है, डीमार्ट में इनका 67% का शेयर है बेटा जी। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो। ठीक है, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट है इनके। और देख रहे हो आप यहां पर वैल्यू भी देके रखिए, कितने कितने रुपये के, कितने कितने रुपए की वैल्यू के शेयर्स है इनके, है ना। 516 करोड़, 30 करोड़, 41 करोड़, 27 करोड़, ठीक है, 185 करोड़, 1507 करोड़ रुपए, है ना। मतलब ऐसे शेयर बेटा कि इतना तो हम लोग ले भी नहीं सकते,
ले भी नहीं सकते, इतने शेयर्स है बेटा इनके पास में, ठीक है, इतने शेयर्स है इनके पास में। तो बेटा अब क्या हुआ, जब इनके पास में इतने शेयर है, से फॉर एग्जांपल इनके पास में इंडिया सीमेंट के, इनके पास में इंडिया सीमेंट के शेयर है बेटा, और इन्होंने क्या किया कि यार एक दिन सोचा, बोले चलो अपन एक काम करते हैं, 1500 करोड़ रुपए में से, बोले अपन एक काम करते हैं 150 करोड़ रुपए के इंडिया सीमेंट के शेयर आज बेच देते हैं। आपको तो जैसे ही 150 करोड़ रुपए के शेयर्स मार्केट में बेचने जाएंगे ना, तो आपको पता है अचानक से रिलायंस इंडस्ट्री, सॉरी ये इंडिया सीमेंट के शेयर्स में बेटा लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट, 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 एलसी पे एलसी, एलसी पे एलसी, एलसी पे एलसी, एलसी पे एलसी, एलसी पे एलसी लगते जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेचने वाला एक ही इंसान, लेकिन खरीदने वाला मार्केट में कोई है ही नहीं। और जब बेटा जी खरीदने वाला मार्केट में कोई है ही नहीं, तो आपको पता है क्या होगा, यहां पर लेने की देने पड़ जाएंगे, लेने की देने पड़ जाएंगे। तो यहां पर कंपनी के शेयर का प्राइस बहुत तेजी से गिरेगा। आपको पता है कंपनी ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स को क्या बोलती है, कंपनी ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स को बोलती है मालिक, कंपनी ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स को बोलती है कि साहब आप एक काम करो कि जब भी आपको आपके शेयर्स बेचने रहेंगे ना, आप कंपनी को बोलना, कंपनी आपके बिहाफ पे क्या लाएगी पता है, ओएफएस लाएगी, मतलब ऑफर फॉर सेल लाएगी। तो आज हमको यहां पर एक बात समझ में आ रही है कि जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर कंपनी का अपने शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को बेचने के लिए मार्केट में उतरता है, जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचने के लिए उतरता है, तो कंपनी उसको बोलती है मालिक तुम्हारे बिहाफ पर यह काम हम कर देंगे, आपको एक साथ स्टॉक मार्केट में ये पर्टिकुलर शेयर्स को बेचने की जरूरत नहीं है, आपके बिहाफ पे आपके शेयर्स को हम बेच देंगे। तो मालिक यहां पर जब दम्बानी जी के या राकेश झुनझुनवाला के शेयर्स को कंपनी बेचेगी, तो इसको हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, ओएफएस बोलते हैं। नाउ ओएफएस इज ऑफर फॉर सेल। जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर अपना स्टेक डाइल्यूट करता है, तो वहां पर वो कंपनी के थ्रू ओएफएस मोड से करेगा, वो डायरेक्ट बेचने नहीं जाएगा। ऐसे में कंपनी की वाट लग जाएगी बेटा, कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिर जाएगी, है ना। डिमांड सप्लाई के खेल को मैनेज करने के लिए यहां पर क्या किया जाता है, ओएफएस, है ना। अब ओएफएस में क्या होगा, कंपनी उस बड़े मेंबर या अपने प्रमोटर या डायरेक्टर, बहुत सारे बार कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भी बड़े शेयर्स होते हैं, तो अपने प्रमोटर या डायरेक्टर के बेसिस पर, बिहाफ पर वो क्या करेगा, मालिक शेयर इशू करेगा। तो जब भी वो शेयर इशू करेगा, जो भी खर्चा होगा वो खर्चा पहले कंपनी करती है, और कंपनी बाद में उनसे क्या कर लेगी मालिक, वो जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट रिएम्बर्स कर लेगी, है ना। कंपनी जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस को क्या कर लेगी मालिक, यहाँ पर रिएम्बर्स कर लेगी, ठीक है। और यहां पर बेटा बहुत ही अच्छी बात है और क्या बहुत अच्छी बात है आपको पता है, यहां पर कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं लगेगा, कोई मिनिमम एप्लीकेशन मनी वनी देने की जरूरत नहीं है। आपको यह भी बताने की जरूरत नहीं है कि आप पैसों को कहां पर यूटिलाइज करोगे। जैसे कंपनी जब फ्रेश इशू करती है, तब जो कंपनी को करना पड़ता है, वो सारे के सारे काम यहां पर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मालिक ये सेक्शन नंबर 28 एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा शांति से इसको एनालिटिकल अप्रोच से एनालिसिस करते हुए पढ़ना। जल्दीबाजी ये नहीं है कि कौन जल्दी पढ़ता है, जल्दीबाजी इस चीज की है कि कौन अच्छे से समझता है, इस चीज की जल्दीबाजी हमें यहाँ पर। तो ठीक है मालिक, हम करते हैं, हम करते हैं, हम करते हैं। चलो शुरू हो जाओ।
बेटा पहले खर्चा कंपनी करेगी और कंपनी जिसके बिहाफ पर ओएफएस ला रही है उससे पूरा की पूरा अमाउंट रिकवर कर लेगी। चलो, मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमने ये कर लिया है, और जब आपने ये कर लिया है बेटा जी, तो चलो अब हम लोग अगले सेक्शन की तरफ मूव ऑन करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये सेक्शन समझ में आ गया बेटा? क्या अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि जब भी आपको कोई भी बोलेगा ओएफएस 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 ओएफएस, तो ओएफएस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? क्या आप उनको समझा पाओगे बेटा जी? ओएफएस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? क्या आप किसी को भी समझा पाओगे बेटा जी? बोले यस मालिक, ओएफएस का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल, और जब भी कोई बड़ा वाला इन्वेस्टर अपने शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को सेल करेगा तो उसको हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे? ओएफएस बोलेंगे। सनी भाई क्या डाउट है? जल्दी से डाउट लिख के भेजो, नालायक ये मत बोलो कि सर डाउट है, आपको बताना पड़ेगा डाउट क्या है। चलो सेक्शन नंबर 29, और देखो सेक्शन नंबर 29 क्या बोलता है, ध्यान से देखो। पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, ऊपर चला गया सर। ओ भाई साहब, आपका डाउट भी था और ऊपर चला भी गया। सर ब्लॉक डील होती है, उसमें भी ओपन मार्केट में सेल कर देते हैं या ओएफएस? नहीं, उसको ओएफएस बोलते हैं बेटा, उसको ओपन मार्केट नहीं बोलते। वहां पर कंपनी दोनों लोगों को मिलाती है, खरीदने वाले को भी मिलाती है और बेचने वाले को भी मिलाती है, इन दोनों का मिलन करवाती है। और इन दोनों का मिलन जो होता है वो पर्दे के पीछे होता है, मतलब वो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं होता है, वो स्टॉक एक्सचेंज के अलावा होता है। उसको हम लोग यहाँ पर बल्क डील और ब्लॉक डील बोलते हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना मालिक। Now the discussion is about public offer of securities to be in dematerialized form. क्या बात कर रहा है यहां पर वो? पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, और डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म का मतलब होता है मालिक इन डीमेट फॉर्म। इन डीमेट मतलब देखो यार, एक चीज समझो आप बात को ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा जी।
बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको यहां पर ड्रॉ भी कर देता हूं, मैं यहां पर आपको ड्रॉ करके बता देता हूं, आप ध्यान से देखना, मैं थोड़ा फुल स्क्रीन कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सर बोले क्या हमको नोटिंग करनी है क्या? नहीं, नो नोटिंग जोन है ये, नो नोटिंग जोन है, आपको कोई भी नोट नहीं करना है, कोई भी नोटिंग नहीं करना है आपको, ठीक है? बोले ओके मालिक। चलो अब देखिए साहब यहां पर सिक्योरिटीज इन डीमेट फॉर्म मैंने लिख दिया यहां पर, ठीक है? देखो भाई साहब, लिस्टेड कंपनी, हमको आज भी किसी भी लिस्टेड कंपनी के यदि कोई भी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज खरीदना है ना, तो बेटा जी उसके लिए हमको क्या लगेगा आपको पता है? हाँ, ठीक है। यदि हम किसी लिस्टेड कंपनी के कोई भी शेयर्स या सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं ना बेटा जी, तो पता है हमारे पास उसके लिए क्या होना चाहिए? डीमेट होना चाहिए। जब तक हमारे पास उसके लिए डीमेट नहीं होगा बेटा जी, तब तक हम लोग किसी भी लिस्टेड कंपनी की नहीं ले पाएंगे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो किसी भी लिस्टेड कंपनी की लेने के लिए क्या लगेगा बेटा जी? डीमेटेरियलाइज, हमारा डीमेट होना चाहिए। जब तक हमारे पास डीमेट नहीं होगा, हम किसी भी कंपनी के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज नहीं ले पाएंगे, ये बात आपको पता होना चाहिए। जब तक किसी भी कंपनी की जब तक हमारे पास डीमेट नहीं होगा, तब तक हम लोग किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज नहीं ले पाएंगे। तो ये तो मैंडेटरी है बेटा। और इसके लिए कौन सा एक्ट है हमारे पास? डिपॉजिटरी एक्ट है। डिपॉजिटरी एक्ट में इसको मैंडेटरी बनाया गया है ना? डिपॉजिटरी एक्ट में इसको क्या बताया गया है बेटा जी? मैंडेटरी बताया गया है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है? अब बात आती है मालिक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो एक डेट देता हूं बेटा जी मैं आपको, 02/10/2018 है ना? नोटिफिकेशन डेटेड 02/10/2018। एक बार देख लेते हैं नोटिफिकेशन डेटेड यही था क्या? यहां पर इन्होंने नोटिफिकेशन डेटेड ही नहीं दी है। हाँ बट आई थिंक सो नोटिफिकेशन डेटेड यही है बेटा, 100% आई एम श्योर कि नोटिफिकेशन डेटेड यही है, ठीक है ना? बोले मालिक आपने बोल दिया है ना कि नोटिफिकेशन डेटेड यही, तो हम भी मान लेते हैं कि नोटिफिकेशन डेटेड यही होगी, ठीक है? और अच्छा है, नहीं दिया है तो हमको और ज्यादा भरोसा हो गया है। मैंने बोला नालायक है, ठीक है? अब देखो यहां पर क्या बोला है, नोटिफिकेशन डेटेड 02/10/2018। एक नोटिफिकेशन आया था। क्या नोटिफिकेशन आया आपको पता है? कि रूल नंबर 9 है, mandate shares of unlisted public company shall also be held in demat form। आपको अनलिस्टेड कंपनी के भी जो भी शेयर्स है बेटा जी, वो भी किस पे रखना है? आपको डीमैटेरियलाइज फॉर्मेट में रखना है। आपको किस में रखना है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के शेयर्स भी डीमैटेरियलाइज फॉर्मेट में रखना है। कब से बेटा जी? 2/10/2018 से। और बोले इसके पहले कोई मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब 2/10/2018 से आप जो भी शेयर्स इशू करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा जी? उसको डीमैटेरियलाइज फॉर्मेट में मेंटेन करके रखना पड़ेगा, डीमैटेरियलाइज फॉर्मेट में मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है? अब किसी कंपनी ने ये पूछा कि बोले मालिक एक बात बताओ कि यदि कोई शेयर 2/10/2018 से पहले इश्यू करके रखे हुए, तो बोले उसका क्या होगा? तो यहां पर लॉ मेकर ने बोला, बोले मालिक ये तो ऑप्शनल है, ऑप्शनल। क्या बोल दिया मालिक? ये ऑप्शनल है, कि आपको कन्वर्ट करवाना हो तो करवाओ, नहीं भी करवाना हो तो मत करवाओ, इट्स ओके, चलेगा, परफेक्टली फाइन, ये ऑप्शनल है ना? क्या बोल दिया इन्होंने? ये ऑप्शनल है। बोले आपको करवाना हो तो कन्वर्ट करवाओ, नहीं भी करवाओगे तो भी चलेगा, ऐसे ही कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन उन्होंने बाद में क्या बोल दिया पता है? जाते जाते बोले यदि आप पुराने इशूड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के शेयर्स को डीमेट में कन्वर्ट नहीं करवाओगे, तो तुम्हें आगे फ्यूचर में कोई भी किसी भी टाइप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बेटा जी डायरेक्टली बोल देते ना कि आपको क्या करना पड़ेगा? डीमेट में कन्वर्ट करवाना मैंडेटरी हो गया है,
आप क्या बोल रहे हो कि आपने यदि पुराने शेयर्स को बोले डीमेट में कन्वर्ट करवाना है, कोई लोग पूछने गए तो उनको मना कर दिया, बोले नहीं करना आपको। फिर बाद में धीरे से उनके जाने के बाद उनके पीछे क्या बोलते हैं, यदि नहीं करवाओगे ना तुम्हारी वाट लगा देंगे, तुम्हें किसी भी टाइप का कोई भी डिविडेंड राइट बोनस कुछ नहीं मिलेगा। इन्होंने बोला ओ भाई मैं तो डर गई, तो बोले हाँ डर गई, क्या डरना ही पड़ेगा। तो बोले आप पहले ऐसा बोलते थे कि मैंडेटरीली कन्वर्जन करवाना पड़ेगा, बोले नहीं ये हमारा स्टाइल है, हम इसी स्टाइल में बात करते हैं, हम इस स्टाइल में बात करते हैं, ये हमारी बात करने का स्टाइल है। बोले ओ भाई वापस से बोल रहा है मैं तो डर गई। अबे बोले क्या डर गई कर रहा है, बोले स्टाइल है हमारी बात करने का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैंडेटरीली चाहे लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उनके शेयर्स को क्या करना पड़ेगा, डीमेट में कन्वर्ट करवाना ही पड़ेगा। और ये कौन सा रूल है बेटा, रूल नंबर 9 है। और कब से हुआ था ये, 2/10/2018 से हुआ है बेटा। ठीक है, अब बात आती है एक टाइप की कंपनी की। बोले मालिक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होगा, तो मालिक प्राइवेट कंपनी के केस में अभी आपको डीमेट में मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं है। आप डीमेट में मेंटेन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। आप डीमेट में मेंटेन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, यदि प्राइवेट कंपनी को डीमेट में शेयर्स मेंटेन करने के लिए मैंडेटरीली बोल दिया गया ना, तो आपको पता है वाट लग जाएगी। और आपको पता है डीमेट में मेंटेन करना कोई कम खर्चीला काम थोड़ी है, बहुत खर्चीला काम है बेटा, बहुत भयंकर खर्चीला काम है। तो ये इतना भयंकर खर्चीला काम है कि यहां पर वाट लग जाएगी। इसलिए क्या बोला गया है आपको पता है, इसलिए बोला गया है कि आप जो भी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, आप जो भी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज चाहे लिस्टेड कंपनी की हो या अनलिस्टेड कंपनी की हो, आपको डीमेट में मेंटेन करना है। हाँ 9A में इन्होंने ऑप्शन दिया था, लेकिन उस ऑप्शन का भी बेटा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैंडेटरीली डीमेट में वो शेयर्स ले ही जानने पड़ेंगे। यदि आप डीमेट में नहीं ले जाओगे तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी बेनिफिट वहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, बोले मालिक हमको ये बात 200% समझ में आ गई है, बस एक मौका दे दो एक बार सेक्शन नंबर 29 पढ़ने का। सेक्शन नंबर 29 पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 29 पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने बोला ओके जाओ तुम ही खुश रहो, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। हाँ बस अंगद जी जितना दिया हुआ है उतना ही करना है, इससे ज्यादा डिटेल की हमको जरूरत ही नहीं है। और मुझे बच्चे बोल रहे हैं कि उन्होंने कर लिया है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अभी तक हमारा इस चैप्टर में, अभी तक हमारा इस चैप्टर में
सेक्शन 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, मतलब कि 2-1 भी हो गया है। ठीक है, इतना हो चुका है हमारा। अब रिमेनिंग पार्ट बचता है 34 से लगाकर 38, जो कि पैनल प्रोविजन है। ठीक है, और एक डिस्कशन है मेरे पास में 39 से लगाकर 42 के बीच में। ठीक है, तो बेटा मैं एक काम करता हूं, अभी आज यहीं पे रुक जाते हैं हम लोग, और कल सबसे पहले हम लोग ये पोर्शन कंप्लीट करेंगे, एंड सेकंड लेक्चर में ये पोर्शन कंप्लीट करेंगे, और मोस्टली वी विल ट्राई टू सम अप अवर सिलेबस बाय टुमारो ऑनवर्ड्स, और हम लोग टुमारो ऑनवर्ड्स हमारा सिलेबस जो है वो पूरी तरीके से सम अप कर देंगे। चैतन्य भाई, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वी विल ट्राई कि हम लोग कल हमारा सिलेबस खत्म कर देंगे, आज हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, और जो बाकी के जो सेक्शंस बचे हुए उसको हम लोग कल के लेक्चर में यहाँ पर सम अप कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड माय डियर फ्रेंड्स। बाकी का डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।